कैसे हो बच्चों। आज पहले तो मुझे आप कमेंट करके बताओ कि आपका विलियन लेसन कैसा चल रहा है। आप लोगों को क्या फील हो रहा है कि आप बहुत अच्छे लेवल की केमिस्ट्री सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं, ये मुझे आप कमेंट करके बताएं पहले तो। और वैसे आज विलियन लेसन के एपिसोड नंबर 6 की बारी है, जिसमें हम सांद्रता ही टॉपिक पढ़ रहे हैं। और सांद्रता में 5 एपिसोड हो चुके हैं। मतलब सांद्रता के अंदर हमने प्रतिशतता पढ़ ली, मोलरता पढ़ ली, मोललता पढ़ ली। आज बारी है मोल अंश या मोल भिन्न, या इसको इंग्लिश में कहते हैं मोल फ्रैक्शन की। इसकी परिभाषा और ये सब चीजें कभी रटी नहीं जा सकती, सिर्फ आप समझ ही सकते हो, और समझने के बाद आप भूल नहीं सकते। ठीक है, तो आप इस परिभाषा को सिर्फ समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो है क्या टॉपिक? सांद्रता का ही एक पद है, कौन सा? मोल अंश, या हम इसको मोल भिन्न भी कहते हैं, इंग्लिश में हम इसको मोल फ्रैक्शन भी कहते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से मैं शुरू कर रहा हूं, जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे वैसे बस महसूस करना है, बात को सुनना है बस। आपके पास क्या है कि एक विलियन पड़ा है। क्या पड़ा है बच्चों? विलियन। ये मेरे पास पड़ा है विलियन। ठीक है, इस विलियन के अंदर दो पदार्थ हैं, मतलब दो घटक हैं। कौन कौन से? एक घटक है इसके अंदर ए और एक घटक है बी। मान लो बी इसके अंदर विलय है और ए विलायक है। दो चीजों से मिलकर के ये विलियन बना हुआ है। ठीक है, तो अब क्या है कि मैं कहता हूं कि इसके अंदर अब ए के भी मोल होंगे और बी के भी मोल होंगे। कुछ ए के मोल घुले होंगे, कुछ बी के मोल घुले होंगे। तो मैं यूं मान रहा हूं कि इस विलियन में ए के मोलों की संख्या, ए के मोलों की संख्या बराबर मैंने मान ली है Na, और इसी तरीके से B के मोलों की संख्या जो है वो मैं मान लेता हूं Nb। क्या ये इतनी बात समझ में आ गई बच्चों कि हमने मोल अंश, मोल भिन्न या मोल फ्रैक्शन समझना है? इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक विलियन को देख रहे हैं। एक विलियन था, उसके अंदर दो घटक थे A और B। इसमें A के मोलों की संख्या थी Na और B के मोलों की संख्या थी Nb। अब क्या है बच्चों कि मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं ए के मोल अंश या मोल फ्रैक्शन निकालना चाह रहा हूं। तो मैं मोल अंश को x से प्रदर्शित करते हैं। किससे? x से। तो ए के मोल अंश निकालना चाह रहा हूं, तो ए के मोल अंश बराबर मेरे पास इसका सूत्र होता है Na। ठीक है, ए के मोल अंश निकालने हैं तो ए के मोलों की संख्या बटा में विलियन के कुल मोलों की संख्या। कुल मोलों की संख्या क्या है? Na प्लस Nb। ठीक है, आप दोबारा समझें कि A का अगर मुझे मोल अंश निकालना है, XA क्या है? A के मोल अंश। तो कैसे निकालूंगा? मेरे पास इस विलियन में A के मोलों की संख्या जितनी है उसको मैं ऊपर लिखूंगा, और बटा में विलियन के कुल मोलों की संख्या। कुल मोलों की संख्या, ये A के मोल है, ये B के मोल है, दोनों मिलाकर के कुल मोलों की संख्या बनेगी। दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? Na प्लस Nb। तो मैंने बटा में लिख दिया Na प्लस Nb। तो ये मेरे पास A के मोल फ्रैक्शन हो गए, A के मोल अंश हो गए। और अगर मैं B का निकालना चाहूं तो फटाफट लिख दो बच्चों, B का मोल अंश क्या होगा, अपने आप लिख दो, बता देना कि कितने लोगों ने लिख लिया था। ठीक है, B के मोल अंश बराबर B के मोलों की संख्या बटा में विलियन के कुल मोलों की संख्या Na प्लस Nb। तो ये बात होगी। अब इन दोनों सूत्रों से आप अगर परिभाषा बनाना चाहो तो क्या बनेगी कि विलियन में किसी एक विलियन में किसी अवयव के मोल अंश क्या होते हैं? विलियन में किसी अवयव के मोल अंश क्या होते हैं कि उस अवयव के मोलों की संख्या, उस अवयव के मोलों की संख्या वह क्या? देखो, विलियन में किसी अवयव के मोलों की संख्या, मान लो एक ए के मोल अंश मेरे को निकालने हैं। विलियन में किसी एक अवयव के मोल अंश, ए के मोल अंश मेरे को निकालने हैं, तो विलियन में उस अवयव के मोलों की संख्या वह विलियन में कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या, विलियन में कुल मोलों, किसी अवयव के मोल अंश, विलियन में उपस्थित उस अवयव के मोलों की संख्या, और विलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का बटा में लिखा होता है तो उसका क्या कहते हैं? अनुपात। का अनुपात मोल अंश कहलाता है। मोल अंश
कहलाता है। तो इस तरीके से आप मूल अंश की परिभाषा निकाल सकते हो बच्चों। क्या किया कि विलयन में किसी अवयव के मूल अंश उस अवयव के मूलों की संख्या व कुल मूलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? मूल अंश कहते हैं। अगर b का मूल अंश निकालना है तो b के मूलों की संख्या और बटा में कुल मूलों की संख्या। ठीक है बच्चों, इस तरीके से अगर घटक 3 हुए 4 हुए तो आप क्या कर सकते हो? NC प्लस ND इस तरीके से और भी आगे बढ़ा सकते हो। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है कि अगर मान लो 4 घटक दे दे, यहाँ पे C D और दे दे और A के मूल अंश निकालने हो तो NA प्लस NB प्लस NC प्लस ND जितने होंगे सबके बटा में तो सभी आएंगी। ठीक है, ऊपर कौन सा आएगा? जिसके मूल अंश आपको निकालने हैं। तो इस तरीके से आप मूल अंश निकाल पाओगे और ये मूल अंश की परिभाषा हो गई। आपने रटी नहीं है, आपको समझ में आ रही है कि भैया जिस विलयन में जिस अवयव के मूल अंश निकालने हैं वो क्या होंगे? उस अवयव के मूलों की संख्या और विलयन में कुल मूलों की संख्या के अनुपात को ही हम मूल अंश कहते हैं। ये आपको परिभाषा अपने आप आई है। मजा आ जाना चाहिए इस बात का। तो बच्चों लाइक ठोक दो इस पे। तो क्यों? क्योंकि ये आपने याद नहीं किया, देखते ही अपने आप परिभाषा बनाई है। अब एक बात और बता रहा हूं मैं, देखो एक बात और बता रहा हूं मैं कि इसकी इकाई क्या होगी। इसकी इकाई क्या होगी मूल अंश की? जानना चाहोगे इकाई? देख लो क्या है, ऊपर भी मूल नीचे भी मूल, ये भी संख्या है ये भी संख्या है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से, पहले इकाई है ही नहीं, संख्या की कोई इकाई होती नहीं, तो इसका मतलब है कि इसकी कोई इकाई नहीं होगी। या लिखना भी चाहोगे तो ऊपर भी मोल ही आएंगे और नीचे भी क्या आएंगे? मोल ही आएंगे। मान लो 10 आए 20 आए, मोल ही आएंगे, ऊपर भी मोल ही आएंगे। मोल से मोल क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इसलिए मूल अंश की कोई इकाई नहीं होती। एक बात ये जबरदस्त वाली सीख के कि भाई मूल अंश की कोई इकाई नहीं होती। अच्छा, फिर आप देखो दूसरी बात कि इस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। अब ताप का प्रभाव तो हर किसी में हम पढ़ रहे हैं, इसलिए ताप का प्रभाव तो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ताप के प्रभाव से एक ही जगह बदलता है, कौन? आयतन। जब आयतन होता है तो वो ताप से प्रभावित होता है, इसलिए वहां पर ताप हमारे को नियत करना जरूरी होता है। लेकिन यहां पर तो क्या है? मूलों की संख्या है, ये भी मूलों की संख्या है और मूलों की संख्या पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए मूल अंश पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, ताप का मूलों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मूलों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इसका मूल अंश पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपने मूल अंश पर ताप के प्रभाव को सीखा। आप जानना बच्चों कि इसका ताप के प्रभाव जो है वो मूलों की संख्या को प्रभावित नहीं कर रहा, इसलिए मूल अंश भी प्रभावित नहीं हो रहे। ध्यान देना, मूल अंश ये है, ये मूलों की संख्या है, तो दोनों में अंतर आपको समझ में आना चाहिए। अब एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं करवाता हूं, इधर देखो कि 12वीं में एक और क्वेश्चन आता होता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी विलयन का कुल मूल अंश, किसी विलयन का कुल मूल अंश सदैव इकाई होता है। ऐसे प्रश्न आएगा कि किसी, सिद्ध कीजिए कि किसी विलयन का कुल मूल अंश सदैव सदैव इकाई होता है। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। मतलब कुल मूल अंश जो अगर निकालोगे ना तो वो 1 आएगा। मान लो ये जो अपने पास अभी मैंने विलयन बनाया था जिसके अंदर 2 अवयव थे, कौन कौन से? A और B। ठीक है, इसका मैं कुल मूल अंश निकालना चाहूं, कुल मूल अंश आप वही बना लोगे। यहां से मैं आंसर शुरू कर रहा हूं, ये मेरे पास क्या था क्वेश्चन, कि ये आप बना लोगे पात्र, वो जो मैंने पहले लिखा था वो सब लिख लोगे, फिर लिखोगे विलयन में कुल मूल अंश। कुल मूल अंश क्या आएगा? x बराबर क्या आएगा? XA प्लस XB। मतलब आप इस विलयन का कुल मूल अंश निकालना चाहते हो तो A और B के मूल अंशों का योग कर दोगे तो कुल मूल अंश आ जाएगा। तो मैंने कुल x बराबर कर दिया XA प्लस XB। अब XA का मान आपके पास क्या है? XA का मान है NA बटा में NA प्लस NB। तो XA की जगह मैंने मान रख दिया क्या? NA अपॉन में NA प्लस NB प्लस XB का मान मैंने रखना है, XB का NB बटा में NA प्लस NB। तो मैंने XB का मान रख दिया NB अपॉन में NA प्लस NB। ठीक है बच्चों, अब क्या करोगे आप कि इन दोनों को हल करने के लिए इन दोनों का लघुत्तम लोगे। NA प्लस NB और NA प्लस NB का लघुत्तम क्या आएगा?
Na प्लस Nb, तो ये इससे कट जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा Na, ये इससे कट जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा Nb, तो ऊपर भी Na प्लस Nb, नीचे भी Na प्लस Nb, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे और आंसर कितना आ जाएगा 1। ये लो सिद्ध हो गया। ठीक है, आपको कहा गया था कि सिद्ध कीजिए कि किसी विलयन का कुल मोल अंश इकाई होता है, तो मैंने विलयन बनाया और उसके अलग अलग मोल अंश लिखे, फिर मैंने कहा इन दोनों को कुल मोल अंश कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ा तो 1 आ गया। ठीक है, तो इसलिए विलयन का कुल मोल अंश जो है 1 होता है। तो अब आप देखो आपके पास एक और मजेदार कंसेप्ट आ गया है। कभी न्यूमेरिकल आप जब करोगे तो आपको एक अच्छा कंसेप्ट मिल गया कि आपको पता लग गया कि XA प्लस XB बराबर कितना होता है 1। यदि आपको कभी XB का मान पता होगा, A का मान निकालना होगा, तो आप क्या कर लोगे, आपको इस तरीके से फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप XA बराबर कर लोगे 1 माइनस XB। ये XB इधर जाएगा तो माइनस कर देगा, या XB अगर निकालना होता है तो 1 माइनस XA कर लेते हो। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपके पास मोल अंश की बात हुई कंप्लीट। 12वीं के क्वेश्चन बोलूं तो 12वीं का क्वेश्चन नंबर 1 बात मोल अंश को परिभाषित कीजिए, हो जाएगा। नंबर 2 बात कि मोल अंश की इकाई लिखिए, कोई इकाई नहीं होती क्योंकि मोलों की संख्या ताप से प्रभावित दोनों, क्योंकि ऊपर भी मोल होते हैं नीचे भी मोल होते हैं, दोनों कट जाते हैं, तो इसलिए इसकी कोई इकाई नहीं होती। फिर मोल अंश पर ताप का प्रभाव बताइए। ताप का प्रभाव आपको हो गया क्योंकि मोलों की संख्या ताप से नहीं बदलती, इसलिए मोल अंश भी ताप से नहीं बदलता। और आपको कह दी जाए सिद्ध कीजिए कि किसी विलयन का कुल मोल अंश 1 होता है, तो आप पहले ये विलयन बनाओगे, फिर इसका मोल अंश लिखोगे, इसका निकलोगे, फिर योग करोगे तो लास्ट में 1 आ जाएगा। ठीक है, और अगर फिर आप अपने कुछ न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें XA प्लस XB का मान आपको पता है कि हमेशा क्या रहता है, हमेशा सदैव 1 रहेगा, चाहे कितने भी प्रकार के सॉल्यूशन हो, सबके लिए कुल मोल अंश हमेशा कितना रहेगा बच्चों, 1 रहेगा। तो इन दोनों का योग 1 है, A का मान निकालना है तो 1 माइनस, ये इधर जाएगा तो 1 माइनस XB निकालना है तो 1 माइनस XA। ये बात हुई कंप्लीट 12th की। और अब कुछ अगर 12th में हो या वैसे कुछ अगर न्यूमेरिकल आ जाते हैं तो मैं 1-2 न्यूमेरिकल आपको करवाता हूं। आपको ये टॉपिक जो है बेहद आसान है, मतलब अच्छा टॉपिक है, आपको बस इसके कुछ क्वेश्चंस कर लो, हो गया आपका टॉपिक, आपको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन समझें क्या है कि एसीटोन 12वीं का क्वेश्चन कंपटीशन में भी आ सकता है। एसीटोन जल के मिश्रण में द्रव्यमान की दृष्टि से 54% जल है, 54% क्या है, जल है। इस मिश्रण में एसीटोन का मोल अंश क्या है, एसीटोन का मोल अंश क्या है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने मतलब सीधा ही टिपिकल क्वेश्चन करवा दिया। अगर कोई आसान क्वेश्चन आएगा तो वो तो आप कर ही लोगे। जैसे एक मैं पहले ना बीच में एक आसान क्वेश्चन करवाता हूं, इधर देखो, ये अभी मैं रुकता हूं, पहले एक छोटा क्वेश्चन करवा देता हूं। इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आ जाता कि एक विलयन है जिसमें 20 ग्राम तो NaOH पड़ा है, 20 ग्राम तो क्या पड़ा है, NaOH, और इसके अंदर 20 ग्राम NaOH जो है ना वो आपके पास 180 ग्राम जल में घुला हुआ है। 20 ग्राम NaOH 180 ग्राम जल में घुला हुआ है, तो NaOH के मोल अंश क्या होगा, NaOH का मोल अंश क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आपको करना है। तो आपको कैसे करना होगा, आपको NaOH का मोल अंश निकालना है, तो NaOH x NaOH मतलब NaOH का मोल अंश आपको निकालना है। तो आप क्या करोगे, NaOH के मोलों की संख्या बटा में कुल मोलों की संख्या। अब कुल मोल किसके होंगे, NaOH और जल के मोलों की संख्या को जोड़ दोगे तभी तो कुल मोल अंश आएंगे। ठीक है, अब NaOH के मोलों की संख्या हमारे पास दे नहीं रखी है, हमारे पास तो ग्रामों में मात्रा दे रखी है। तो आप ग्रामों में मात्रा से मोल कैसे निकालते हो, ग्रामों में मात्रा बटा में अणुभार। ठीक है, क्योंकि NaOH का अणुभार कितना होता है 40, तो ये कितना आ गया 0.5 आ गया बच्चों। अब इसी तरीके से H2O के मोलों की संख्या निकालनी है, लेकिन H2O की ग्रामों में मात्रा दे रखी है। ग्रामों में मात्रा कितनी दे रखी है 180, और H2O का अणुभार कितना है 18, तो कितना आ गया 10।
तो इसका मतलब है कि आपके पास NH2O H2O के मोलों की संख्या आ गई 10 और NNaOH के मोलों की संख्या हो गई 0.5। मान रख दो, ये आ जाएगा हमारे पास 0.5, यहां पर भी आ जाएगा 0.5 और प्लस में NaOH के मोलों H2O के मोलों की संख्या कितनी होगी 10। तो ये हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 0.5 बटा में 10.5। हल कर लोगे आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? तो इस तरीके से आपने अगर मान लो 12वीं में कोई बोर्ड में कोई क्वेश्चन इस तरीके का आता है तो ये तरीका होता है कि आपको या तो सीधे मोल दिए हुए हो तो आप सीधे मोल रख लोगे, अगर मोल नहीं दे रखे, ग्रामों में मात्रा दे रखी है तो ग्रामों में मात्रा से पहले मोल निकाल देंगे, फिर इन मोलों का मान जो है यहां पर रख लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये तो आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल नकली क्वेश्चन, जो मतलब आप जो बच्चा रेगुलर पढ़ रहा है, ठीक है, कोई क्लास मिस नहीं कर रहा है, उसके लिए तो ऐसा न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको जरा सा आपको अलग समझना है। क्या करना है, आपको एसीटोन के मोल अंश निकालने हैं। तो भाई मोल अंश निकालने हैं एसीटोन के, तो आप बिना कुछ सोचे समझे, मैंने आपको बताया था कि जो ज्ञात करना है उसका सूत्र लिख लो आंखें बंद करके। क्या लिखोगे, एसीटोन के मोल अंश निकालने हैं तो एसीटोन के मोलों की संख्या, एसीटोन के मोलों की संख्या बटा में एसीटोन और प्लस जल के मोलों की संख्या, ठीक है, ये इसका सूत्र हो गया। अब इसके अंदर आप देखो कि कहीं आपको एसीटोन के मोल अंश निकालने हैं तो एसीटोन के मोलों की संख्या कहीं दे रखी है क्या? न्यूमेरिकल पढ़ा, एसीटोन जल के मिश्रण में द्रव्यमान की दृष्टि से 54% जल है, इस मिश्रण में एसीटोन का मोल अंश क्या है? तो भाई इसमें तो मोलों की संख्या एसीटोन की दे ही नहीं रखी, ना ही जल के मोलों की संख्या दे रखी है। लेकिन हमें एक बात सीखी हुई है कि अगर ग्रामों में मात्रा दी होती तो हम ग्रामों में मात्रा को अणुभार से भाग दे करके मोल निकाल लेते। फिर देखा ग्रामों में मात्रा दे रखी है क्या, तो आपने को देखा कहीं भी ग्रामों में मात्रा नहीं दे रखी, प्रतिशतता दे रखी है, ठीक है। तो फिर आप प्रतिशतता के हिसाब से ग्रामों में मात्रा समझो। कह रहा है कि एसीटोन जल के मिश्रण में द्रव्यमान की दृष्टि से 54% जल है। इससे आप ग्रामों में मात्रा कैसे निकालेंगे, इधर देखें। आप क्या करेंगे कि ये कह रहा है कि एसीटोन और जल का मिश्रण है, इसमें 54% जल है, कुल कितना है 100% है, उसमें से 54% जल है, तो ये कितना आ गया 46%। तो इसको मैं मान लेता हूं 46 ग्राम और इसको मैं मान लेता हूं 54 ग्राम और ये कुल विलयन हो गया 100 ग्राम। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई वो कह रहा है कि एसीटोन और जल के मिश्रण में से जल 54% है, तो दोनों का योग कितना होना चाहिए 100%। तो 100 में से 54 गए, कितना बचा 46। तो इसका मतलब एसीटोन 46 ग्राम है, जल 54 ग्राम है। तो अब आप जो है यहां पर एसीटोन का मोल अंश निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, एक्स एसीटोन बराबर एसीटोन के मोलों की संख्या निकालनी है, तो एसीटोन n एसीटोन के मोलों की संख्या बराबर होगी एसीटोन की ग्रामों में मात्रा 46, एसीटोन की ग्रामों में मात्रा 46 बटा में एसीटोन का मोलर द्रव्यमान। एसीटोन का मोलर द्रव्यमान कैसे निकलेगा, एसीटोन का सूत्र देखो क्या होता है, CH3COCH3 होता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, कार्बन कितने हो गए 1 2 3, 3 कार्बन हो गए, एक कार्बन का भार कितना होता है 12, तो 12 इंटू 3। हाइड्रोजन कितने हो गए 3 और 3 6, तो एक हाइड्रोजन का एक भार होता है 6 का कितना हो गया 1 इंटू 6। बचा क्या, एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ठीक है। अब क्या हो गया 4 3 12 प्लस 6 प्लस 16, ठीक है। तो ये अपने पास बन जाएगा, टोटल करोगे आपके पास आ जाएगा 6 दूनी 12, 12 और 2 14 और ये हो गया 1 1 2 2 और 1 3, ठीक है। तो ये एसीटोन का आपके पास नहीं 12 दूना 24, सॉरी ये गलत कह दिया ना अपने ने, 12 दूना 24, 12 दिया 36, यहां पे आएगा 36, ठीक है। 12 दिया 36 प्लस 6 प्लस 16। अब इसको जोड़ो, 6 6 12, 6 दिया 18 और 1 और 3 4, 4 और 1 5, तो 58 जो है वो एसीटोन का ग्राम अणुभार आ गया। तो एसीटोन के मोलों की संख्या एसीटोन की ग्रामों मात्रा बटा में एसीटोन का मोलर द्रव्यमान, ये हो गया। इसी तरीके से जल का निकालना है, तो जल आपको NH2, अब जल की ग्राम मात्रा कितनी दे रखी है 54 बटा में जल का ग्राम अणुभार है, जल का कितना होता है 18, जल का
मोलर द्रव्यमान या ग्राम अणुभार क्या होता है 18, तो 54/18। तो अब ये कर लो, यहां पर एसीटोन के लिए आ जाएगा 46/58 और यहां पर आ जाएगा एसीटोन के मोलों की संख्या मतलब 46/58 प्लस जल के मोलों की संख्या 54/18। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये आप कर सकते हो। कैसे हल करोगे? इन दोनों का लघुत्तम ले लोगे, जैसे 46 ये इन दोनों का लघुत्तम लिया, कितना आएगा 58 × 18, 58 × 18। ठीक है, दोनों का लघुत्तम लगाओ लोगे तो यही आएगा। अब आप क्या करो, या इसको इसका लघुत्तम जो है आप उस तरीके से ले लोगे, लघुत्तम ऐसे करके ले लोगे। ठीक है, तो लघुत्तम ले करके आप जो है वो आंसर निकाल सकते हो। तो ये जो है आपका एक क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा। ये आपको हल करना है, समझ आई कि नहीं ये बात बच्चों? तो इसको हल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तरीका आपने समझ लिया कि कैसे करना है, कि ये आपको हल करके ना न्यूमेरिकल इसको सॉल्व, कैलकुलेशन सॉल्व करके मेरे को बताना क्या आता है आंसर। ठीक है, इन दोनों को लघुत्तम लेके रख के और सॉल्व करके बताना है कि मेरे पास क्या आता है आंसर इसका। तो आपने यहां समझा कि अगर आपको सीधे मोल दिए हुए हो तो मोलों की संख्या रख करके अपने हल कर सकते हैं। ग्रामों में मात्रा दे रखी हो तो ग्रामों में मात्रा बटा में भार करके और इसको हल कर सकते हैं। अगर ग्रामों में मात्रा भी नहीं दे रखी, प्रतिशतता दे रखी है, तो प्रतिशतता से ग्रामों में मात्रा समझेंगे और उससे जो है मोल निकालेंगे और फिर मोलों को एक संख्या यहां पर रख करके ये क्वेश्चन हल करेंगे। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया बच्चों, इस तरीके से करना है। ठीक है, अब आप आओ नेक्स्ट, ये हल करना, कैलकुलेशन करना, इसको मेरे को थोड़ा सा समय लग जाएगा इसलिए जो है मैं अभी करवा नहीं रहा हूं, लेकिन आप करके बताना। इधर ध्यान दें, एक और क्वेश्चन। अब ये 12th की बात होगी कंप्लीट, 12th की बात होगी कंप्लीट। न्यूमेरिकल 12th में दो ही तरीके से आ सकते हैं, एक तो परसेंटेज दे करके और एक जो है सीधा ग्रामों में मात्रा दे करके। दो ही तरीके के न्यूमेरिकल आ सकते हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कंपटीशन की, जिसमें पहला क्वेश्चन जो आरपीएमटी 2010 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन करवा रहा हूं। आरपीएमटी 2010 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन करवा रहा हूं। क्वेश्चन समझो, ये कह रहा है कि 2.5 मोलर जलीय विलयन, 2.5 मोलर जलीय विलयन में विलय का मोल प्रभाज क्या है। लो बच्चों, एक बात और समझ में आ गई कि मोल अंश को मोल प्रभाज भी कहते हैं, मोल अंश को मोल प्रभाज भी कहते हैं। और ऑप्शन आपके दे रखे हैं कि 0.430, बी ऑप्शन दे रखा है 4.3, सी ऑप्शन दे रखा है 3.4, डी ऑप्शन दे रखा है आपको 0.04। ये करना है। आरपीएमटी 2010 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ देता हूं। 2.5 मोलर, मोलर का मतलब है मोललता दे रखी है, ठीक है, और जलीय विलयन में विलय का मोल प्रभाज या मोल अंश ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप जिसका मोल प्रभाज ज्ञात करना है उसको लिख लो। पहले आपको विलय का निकालना है तो मैं इसको एक्स बी मान लेता हूं। एक्स बी बराबर एन बी बटा में एन ए प्लस एन बी। एन ए क्या है? जल। दूसरा जलीय विलयन है तो दूसरा घटक क्या है? एक तो विलय है ही कोई और दूसरा क्या है? जल, जल में घुला गया है। अच्छा, अब आपको विलय के मोल देखो कहीं दे रखे हैं क्या? विलय के मोल, ये तो मोललता दे रखी है लेकिन मोल तो नहीं दे रखे। प्रश्न पटा, विलय के मोल भी नहीं है, जल के मोल भी नहीं है और ग्रामों में मात्रा भी नहीं है, प्रतिशतता भी नहीं है, तो फिर इस प्रश्न को कैसे करें? मजेदार है ना क्वेश्चन। पर आप ये देख लो कि क्वेश्चन का कितना अच्छा स्टैंडर्ड है कि आपको ये मैंने दो तरीके बताए थे कि ग्रामों में मात्रा देखो, या तो सीधे मोल दे रखे हो तो सीधे मोल रख करके आंसर निकाल देंगे, ग्रामों में मात्रा दे रखी हो तो पहले मोल निकाल देंगे फिर ये क्वेश्चन कर लेंगे, प्रतिशतता दे रखी है तो पहले प्रतिशतता से ग्रामों में मात्रा समझेंगे और फिर उससे मोल निकालेंगे और फिर मोल लगाकर निकाल करके यहां रख लेंगे। लेकिन इनमें तो ना प्रतिशतता दे रखी, ना ग्रामों में मात्रा दे रखी, ना मोल दे रखी, तो करें क्या? ठीक है, तो फिर हमें इस वर्ड को हिंदी में बोलना आना चाहिए। ये जो लिखा हुआ है 2.5 m, इसको लैंग्वेज में लिखना आना चाहिए, शब्दों में लिखना आना चाहिए।
क्या कहेंगे कि इसका मतलब है कि ये मोललता दे रखी है। मोललता होती है कि 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या होती है। 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या होती है। तो 2.5 का मतलब है 2.5 मोल विलय के 2.5 मोल विलय के घुले हुए हैं किसके अंदर? 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में। बस इस 2.5 एम को ऐसे बोलना आना चाहिए कि 2.5 मोल विलय के घुले हुए हैं 1 किलोग्राम विलायक में। ठीक है, तो अब इससे आप देखो कि कुछ बात समझ में आई। तो आप ये जब देखा ना तो आपको विलय के मोल तो पता लग गए, क्या है? 2.5 एम, 2.5। तो एन बी की जगह तो आ गया मेरे पास 2.5। ठीक है, यहां पर भी एन बी की जगह मैं क्या लिख लूंगा? 2.5। लेकिन अब मेरे को जल के मोल नहीं पता। जल के मोल मैं निकाल लेता हूं। कैसे निकालूंगा? जल के मोल कैसे निकालूंगा? जल की ग्रामों में मात्रा। अब देखो विलायक 1 किलोग्राम विलायक में घुला हुआ है, तो 1 किलोग्राम विलायक इसमें क्या है कि 2.5 मोलर जलीय विलयन। इसका मतलब विलायक क्या है? जल है। ठीक है, तो विलायक जल है तो विलायक का भार कितना दे रखा है? 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम को ग्रामों में मैं कितना लिख सकता हूं? 1000 ग्राम। और बटा में इसके मोल निकालने हैं तो इसका क्या लिखूंगा? अणुभार। तो ये अपने अणुभार रखा 18, गणना करोगे 55.55, इसका आंसर आ जाएगा 55.5 आ जाएगा। ठीक है, 1000 बटा में 18 क्या होता है? 55.5। तो अब इसको यहां पर रख लो 55.5। ये लो, जल के मोल भी आ गए। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं? ये तो अब हल हो जाएगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन ये बात समझो कि कितना बढ़िया तरीके से आपने सिर्फ इस एक शब्द से दोनों की मात्रा आपको पता लगी। विलय के मोल भी पता लग गया और विलायक का भार भी पता लग गया। और विलायक के भार से हमें विलायक के मोलों की संख्या निकाल ली, यहां पे रख लिया। अब हल कर लो। कैसे करोगे हल? ये लो, आपके पास क्या हो गया? आपके पास हो गया एक्स बी बराबर 2.5 बटा में 55.5 और 2.5 को जोड़ोगे तो 5 5 10, ये 5 2 7 और 1 8। तो इसका मतलब कितना आ गया अपने पास? 58। ठीक है, कि 5 2 7 और 1 8। ठीक है, 58 हो गया। अब इसको हल कर लो। ये करो, ये हटाया, ये आ गई 0। अब 25 में 580 का भाग देना है। ठीक है, 25 में 580 का भाग देना है। तो 2 भाई 580 का भाग कैसे दोगे? पॉइंट लगाया, 0 आई। अभी भी 250 280 से कम है तो फिर एक 0 लगाओ। ठीक है, तो अब 0.0 आ गया। ठीक है, अब फिर एक 0 लगाओगे तो एक 0 और लग जाएगी। देखो पहले आपने पॉइंट लगाया और 0 लगाई तो 580 और ये बना 250। तो 250 अभी भी छोटा है 580 से, तो इसलिए पॉइंट के बाद हमने एक 0 लगा करके यहाँ पे एक और 0 लगा दिया, ये 2500 हो गया। अब 580 का भाग देंगे। तो बच्चों अब देख लो, इसका मतलब आपका आंसर आ गया कि 0.0 के बाद कोई अंक आना चाहिए। ये तो पॉइंट के बाद सीधा 4 आ गया, 4 पहले ही है, ये 3 पहले ही है, 0.0 ये इसका मतलब डी आंसर है। अगर आप नीट जेईई का क्वेश्चन कर रहे हो तो ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, आपको कुछ हल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी करना चाहो तो ये अब 4 से गुणा करो तो 4 0 0 और 8 चौका 32 और 5 चौका 20 और 3 23। तो ये लो, आगे हल कर लो, यही आंसर आएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ये मान रखने के बाद में ये वाला तो आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको तुरंत आंसर आने लग जाएंगे। आपने बस इसको हल करना ही नहीं है। अगर आप नीट जेईई का क्वेश्चन दे रहे हो, पेपर दे रहे हो, तो क्या करना है कि आपने 58 में 25 का भाग देना था। बस 580 का 25 में भाग देना था। हो पहले देखा 25 बहुत छोटा है, पॉइंट लगाया, 0 आ गई। अभी ये 250 बन गया, ये 580 अभी भी नहीं जा रहा, 0 लगाई, एक और 0 लग गई। ठीक है, तो अब आएगा तो इसका मतलब 0.0 के बाद कोई डिजिट आएगी और 0.0 के बाद डिजिट 4 आ रही है। ये वाला यहाँ ऑप्शन हो सकता है। पहले वाले में तो पॉइंट पहले ही है, तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? डी। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। अच्छा बच्चों, एक होमवर्क के लिए कैसा लगा ये क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर ये 1 नंबर क्वेश्चन आरपीएमटी 2000 क्वेश्चन 10 वाला क्वेश्चन जबरदस्त है। ठीक है, अब आप देखो, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, आपको होमवर्क के लिए आ रहा है बच्चों। आंसर बताना इसका मुझे। ये लो, ये पहले क्वेश्चन आया कब है ये जान लो। AI ट्रिपल 2011 का ये क्वेश्चन है।
ठीक है, इसका मतलब आपको क्वेश्चन तो स्टैंडर्ड का है, चेक कर लो क्या है। क्वेश्चन ये है कि मैथिल एल्कोहल, मैथिल एल्कोहल जिसका सूत्र है CH3OH का 5.2 मोलल, अरे मोलल किसकी इकाई होती है? मोललता की। जलीय विलयन, इसका मतलब विलायक इसके अंदर क्या है? जल। जलीय विलयन दिया गया है, विलयन दिया गया है, ठीक है। मैथिल अल्कोहल के मोल प्रभाज क्या है? मैथिल अल्कोहल के मोल प्रभाज ज्ञात करो, मोल प्रभाज ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपको करना है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं 0.100, बी ऑप्शन दे रखा है 0.190, सी ऑप्शन दे रखा है 0.086 और डी ऑप्शन दे रखा है 0.050। ये आपको करना है। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो और पिछले वाले क्वेश्चन को देखो, क्या दोनों एक जैसे नहीं है क्या? इसके अंदर उसके अंदर 2.5 मोलल दे रखा था, इसके अंदर 5.2 मोलल दे रखा है, ठीक है। बाकी सब काम वही है और ये AIEEE 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये आप मेरे को करके और इसका आंसर बॉक्स में जो है कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर सेंड करो बच्चों। तो इस तरीके से आपका मोल प्रभाज, देखो इसका नाम मोल प्रभाज भी था, मोल अंश, मोल भिन्न, मोल प्रभाज और मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ये एक ही नाम है। तो ये आपका टॉपिक हुआ कंप्लीट। आप देखें तो अगर कोई रेगुलर पढ़ रहा है बच्चा तो उसकी जबरदस्त तैयारी हो रही है, जबरदस्त तैयारी। जब वो एक टॉपिक पढ़ने के बाद में इतने सारे क्वेश्चन कर लेता है ना, तो वो टॉपिक तो उसके लिए सामान्य हो जाता है। हम 12वीं में जब पढ़ते हैं तो क्या करते हैं कि हमारे लिए एक पहाड़ होता है मोल अंश की परिभाषा ही, मोल अंश की परिभाषा ही पहाड़ होती है। कब? जब हमने पढ़ा इतना ही होता है। लेकिन जब हम आगे पढ़ लेते हैं, इसको डीप में पढ़ लेते हैं, तब ये हमारे को लगता है ये तो बिल्कुल सामान्य सी बात है, छोटी सी बात है, ठीक है। तो इसलिए आप बहुत बढ़िया तैयारी कर रहे हो, ऐसी तैयारी कर रहे हो जिससे आपको भविष्य में केमिस्ट्री में पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है बच्चों। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, गुड लक।